हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर जो है वो 15 के सुनामी भाग में आ गए थे। टी सुनामी को पढ़ना था हम लोगों को। सुनामी एक जापानी शब्द है, चूँकि सुनामी जो है उसका जो पहला लेटर है वो टी से शुरू होता है, टी और उसके बाद सुनामी। कहता है कि सुनामी जो होता है वो एक जाइंट वेव्स होता है, एक जो है वो खतरनाक और राक्षसी जो है समुद्री लहरें होती हैं जो अर्थक्वेक यानी भूकंप के आने के कारण होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुनामी आर जाइंट वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस और लैंडस्लाइड्स। सुनामी जो होता है वो एक खतरनाक राक्षसी जो है वो लहरें होती हैं जो समुद्र में उठती हैं, और उसके जो कारक होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो होते हैं भूकंप। समुद्र के निचले स्तर पर भूकंप आती है और उस भूकंप के कारण जो है वो काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। दूसरा है वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का ज्वार भाटा का फटना यानी ज्वालामुखी विस्फोट। तीसरा है भूस्खलन यानी लैंड स्लाइड्स यानी भूस्खलन। ये तीन ऐसे कारक हैं जिसके कारण सुनामी का पता चलता है यानी सुनामी आता है। ठीक है, कहता है कि ओशियन फ्लोर यानी कि समुद्री तल पर यह तीन जो कारक हैं, यही तीन कारकों के कारण जो है समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। कहता है कि द वर्ड सुनामी मीन्स, सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव्स यानी बंदरगाही जो है वो लहरें। जापान में कहते हैं सुनामी को टी सुनामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जापानी वर्ड है, इसलिए टी और फिर स्लैश फिर सुनामी। कहता है इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर मतलब बंदरगाह, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर वैसे इलाके जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। इन द डीप ओशियन यानी कि गहरे महासागर में, ठीक है, डीप मतलब गहरे महासागर में, दीज वेव्स आर नॉट बिग्स। कुछ डीप ओशंस में जैसे प्रशांत महासागर में इनकी जो लहरें होती हैं, समुद्री लहरें जो होती हैं वो बड़ी नहीं होती हैं। एंड कॉज नो डैमेज, इससे किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, इससे किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होता है, क्योंकि ये जो लहरें उठती हैं, सुनामी की जो लहरें उठती हैं वो ज़्यादातर जो गहरे महासागर है, डीप ओशन है, उनमें ज़्यादातर ये लहरें नहीं देखने को मिलती हैं। और ये ज़्यादातर उससे लहरें उठती हैं लेकिन उतना ज़्यादा हाइट पे नहीं होता है और इससे डैमेज काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है। इट ऑल्सो कॉन्टेमिनेट्स द लैंड एंड वाटर and the water becomes salty and unfit to drink and while the soil is destroyed by the sea water। जाहिर सी बात है कि जब उतनी ऊंची लहरें उठती हैं, समुद्र का तल ये है, और जब पानी का वेव इस तरह से उठते उठते ये पूरा ऊपर उठने लगता है इस तरह से, और सारे बिल्डिंग्स उसमें तबाह होने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह क्षेत्र पूरी तरह से
नमकीन पानी से पूरा घिर जाता है, सारा मिट्टी बह जाता है और सारे जो बिल्डिंग्स होते हैं वो सारा तबाह हो जाता है सुनामी में, और पीने का पानी भी सारा नमकीन हो जाता है। कहता है कि ये सब प्रभाव देखने को मिलते हैं जब सुनामी किसी जगह पर डैमेज करता है, कहीं पर आता है तो। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है? समुद्री तल के नीचे ज्वालामुखी का स्फोट होता है, या भूकंप आता है तब, या भूस्खलन होता है तब। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, या जमीन खिसक जाता है तब जो है समुद्री तल पर एक हलचल पैदा होती है, और इससे ही एक वेव उत्पन्न होती है, और इस वेव को हम लोग टी सुनामी वेव्स कहते हैं। कहता है कि आफ्टर द टी सुनामी रिट्रीट्स, सुनामी के रिट्रीट्स होने के बाद जो गंदा पानी बचता है, द डर्टी वाटर लेफ्ट बिहाइंड कैन कॉज डिजीज एंड एपिडेमिक जस्ट लाइक फ्लड। फ्लड में हम लोग क्या देखे थे? बाढ़ में जल का, नदियों का जो पानी है अपने लेवल से ऊपर उठ करके बहने लगता है, और इससे आसपास के क्षेत्र डूबने लगते हैं, और डूबने के कारण फिर जब जल का स्तर नीचे जाता है तो सारे जगहों पर पानी जमा हुआ रहता है, उससे कई तरह की महामारी फैल जाती है। और सेम वही कैटेगरी, वही कारण है ना, सेम वही कारण जो है आपको सुनामी में होता है ना। सुनामी में वो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और वो क्या करते हैं, आसपास के इलाकों को पूरी तरह से जलमग्न कर देते हैं, और जलमग्न के करने के कारण क्या होता है, जल जमाव हो जाता है, और सारे पानी लेफ्ट जो बचते हैं वो गंदगी होती है, उसमें कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब जमने लगते हैं, और जिससे महामारी फैलती है, एपिडेमिक्स फैलती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में नहीं, अभी हम लोग पिछले क्लास में कुछ छोड़े थे, और वो था ड्रॉट के प्रिवेंशन के बारे में। ड्रॉट का प्रिवेंशन छोड़ दिए थे, इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रॉट पढ़े थे, सूखा के प्रभाव को पढ़े थे, है ना, लेकिन सूखा के प्रिवेंशन को नहीं पढ़े थे। प्रिवेंशन यानी बचाव कैसे कर सकते हैं, किसी स्थान पर सूखा अगर हो गया तो उससे बचने के उपाय क्या है ना। सबसे पहले कहता है कि स्मॉल डैम्स बिल्ट अक्रॉस रिवर्स एंड टैंक्स कैन प्रोवाइड वाटर इन टाइम्स ऑफ रेन फेलर एंड सच डैम्स आर कॉल्ड चेक डैम्स। कहते हैं कि छोटे छोटे जो डैम होते हैं वो नदियों के किनारे या नदियों के रास्ते को चेंज करके बना दिए जाते हैं, या नदियों पर बना दिए जाते हैं, या छोटे छोटे टैंक बना दिए जाते हैं। ये किस लिए बनाया जाता है? ये कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी पानी नहीं, बारिश कभी कभी किसी साल बारिश नहीं हुई, तो यही डैम का पानी, यही टैंक का पानी खेती करने के लिए यूज़ होता है, और ऐसे डैम्स को हम लोग चेक डैम कहते हैं। चेक डैम यह डैम सरकार के द्वारा अपने खर्च से, सरकार के खर्च से बनाई जाती है, क्योंकि यह डैम बनाने का कारण यही होता है कि जिस क्षेत्र में कई सालों से बारिश नहीं हुई, या जिस साल बारिश नहीं होती है, उस साल इस डैम का हेल्प से वहाँ के किसान खेती करते हैं। क्लियर? प्रिवेंशन में अगर ड्रॉट का प्रिवेंशन देखा जाए तो कैसे हम लोग बच सके, अगर सूखा कहीं होता है, कहीं बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हो रही, तो उससे बचा कैसे जाए, क्या किया जाए, क्या उपाय लगाया जाए कि उस क्षेत्र में बारिश हो। क्योंकि रेनी सीजन फ्लॉप हो जाता है, रेनी सीजन में बारिश नहीं होती है, तो जिस इलाके में रेनी सीजन में बारिश नहीं होती है वह इलाका सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है।
और यह भी एक डिजास्टर है, यह भी एक क्या है, एक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर का ही एक रूप है। और कहीं ना कहीं ये मानव के द्वारा भी होता है, सूखा जो है वो मानव के द्वारा भी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वो कहीं ना कहीं इनफर्टाइल हो जाती है और इससे बारिश नहीं होती है। तो सब चीज़ का एक ही रीज़न है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स। पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए एंड जितना हो सके हम लोगों को बारिश के पानी को बचाना चाहिए। हार्वेस्ट करना मतलब बचाव करना। बारिश के पानी को जितना ज़्यादा हार्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों के फ्यूचर यूज़ के लिए वो ज़रूरी रहेगा। क्लियर? और पानी को जितना ज़्यादा रेन वाटर को हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, सुरक्षित करेंगे, पानी का जो लेवल है वो नीचे नहीं जाएगा, लेवल बना हुआ रहेगा और इससे हम लोग आसानी से खेती कर सकते हैं। दूसरी ओर दूसरा प्रिवेंशन ये होता है कि क्रॉप्स स्टोर्ड बाय द गवर्नमेंट कैन बी यूज्ड टू फीड द हंग्री एंड thus avoid famine। मीन्स सरकार के द्वारा जिस क्षेत्र में सूखा पड़ता है वहाँ की सरकारें फसलों को स्टोर करती, एक जगह सुरक्षित रखती है, जिससे कि जब कहीं जिस क्षेत्र में सूखा हो जाए और सूखा के कारण लोग भूखे मरने लगे तो उस समय सरकार उनको भोजन वही रिजर्व कोटे से क्रॉप्स को प्रोवाइड करेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं फेमाइन, कहीं ना कहीं लोग सूखे से उनकी मृत्यु न हो, यानी अकाल न हो, अकाल न पड़े। तो अकाल न पड़ने के कारण, फेमाइन न पड़ने के कारण लोगों को यह भोजन दिया जाए, ये फूड्स दिया जाए, ये सरकार की तरफ से किया जाता है। फूड सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, हाँ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है कि फूड को सिक्योर किया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि आने वाले समय में अगर कहीं किसी क्षेत्र में सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसल खेती अच्छी नहीं हुई, जो है अनाज का उत्पादन नहीं हुआ, तो ये रिज़र्व कोटे से सरकार जो है लोगों को या किसानों को फसल मतलब अनाज दे सकती है, प्रोवाइड करा सकती है ना। चलिए, ये तो था ड्रॉट के बारे में। अब सुनामी के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए कि सुनामी कैसे आता है और इसके प्रभाव से क्या क्या देखने को मिलता है। पता है, सुनामी एक बार आया था इंडोनेशिया में। इसकी जो हाइट होती है वो मानो कि मॉन्स्ट्रस होती है। ज़मीन के अंदर जो है ज्वालामुखी विस्फोट हो या अर्थक्वेक हो या ज़मीन का खिसकना हो, ज़मीन अपने जगह से खिसक जाए, तो उससे जो है समुद्र के अंदर हलचल पैदा होती है और ये वेव लगातार ऐसे बढ़ते जाती है, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है, इतना वेव होता है। और ये मानो कि एक बिल्डिंग 3 मंजिला मकान से भी ऊंचा, मान लो कि ये 3 मंजिला मकान है, 3 स्टोरी वाले बिल्डिंग है ये, और इससे भी ऊंचा इसका वेव हो जाता है, ठीक है, इससे भी ऊंचा वेव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो सुनामी के प्रभाव को देखा, और अगले में हम लोग प्रिकॉशंस को देखेंगे। व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ सुनामी। तो उससे पहले हम लोग लाइफ स्किल को देखेंगे, क्योंकि कल ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, तो एक बार हम लोग लाइफ स्किल को देख लेते हैं, फिर अगले क्लास में, लास्ट क्लास में ये चैप्टर जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़े से इसको भी पढ़ लिया जाए। लाइफ स्किल क्या बोलता है? कहता है कि मेक इट अ हैबिट टू रीड और लिसन टू द वेदर बुलेटिन एवरी डे। Be aware of the kind of calamities that can happen in your locality. Means
मेक इट हैबिट टू रीड और लिसन टू द वेदर बुलेटिन एवरी डे। हम लोगों को हमेशा जो है हर दिन जो है वो वेदर बुलेटिन को हम लोगों को एवरी डे देखना चाहिए। ठीक है। लाइफ स्किल एंड बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ कैलेमिटीज़ दैट कैन हैपन इन योर लोकेलिटी। ये कल पढ़ाएंगे, तो अगले क्लास में हम लोग फिर से लाइफ स्किल को देखेंगे और सुनामी को प्रिकॉशन। एक बार फिर से ये चैप्टर का रिवीजन हम कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको समझें। सुनामी को एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा और ड्रॉट का एक बार वीडियोस देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।